बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शाज़ाइद और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते रहेंगे उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं मैंने वीलॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं। मैं वीलॉग अपलोड करने से पहले वीलॉग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखता हूं और उसके बाद उसको अपलोड करता हूं क्योंकि मेरे वीलॉग्स फैमिली व्यूएबल होते हैं। आप भी वीलॉग देखिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीलॉग का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो चलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिलेशन की टाइप्स पढ़ना स्टार्ट की थी। तो 4 टाइप्स हमने स्टार्ट की थी। 5वीं टाइप है रिलेशन की इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, 6वीं टाइप है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और 7वीं टाइप है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये वाली हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे और इनकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे रिलेशंस का इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे रिलेशन की जो 5th टाइप है उसको हम कहते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे पहले हमने रिलेशन की 4 टाइप्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? ये वो होता है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट भी अपने आप से रिलेटेड नहीं होता। नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है A = 1 2 3 4। समझ आ गई? हमारे पास 3 रिलेशन है R1 R2 R3। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें ये बताना है कि इनमें से कोई एक भी रिलेशन क्या इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इररिफ्लेक्सिव की क्या निशानी है? कोई एक एलिमेंट भी अपने आप से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 3 भी नहीं होना चाहिए, 4 4 भी नहीं होना चाहिए। तो चलो आओ हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं R1, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? हम देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 तो इसके अंदर नहीं है। 1 1 2 2 3 4 4 4 नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है। इसमें आते हैं, यहां पे देखें पहले ही 1 1 आ गया है, ठीक है, 2 2 भी है इसमें, तो इसका मतलब ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद यहां पे आते हैं 1 2, ठीक है, 2 3 एक्सेप्टेबल है, 3 3 इसमें आ गया, इसका मतलब ये वाला रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है। कंक्लूड क्या किया हमने? कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं होंगे हम उसको कहेंगे कि ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी अपने आप से रिलेट नहीं होगा उसको हम कहते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? ओके, तो उसके बाद आता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ कैसा होता है। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ को मैं डीजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी से डायरेक्टिव, जी से ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर भी लूप नहीं होता, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट पे भी लूप नहीं है हम कहेंगे कि ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां पे देखें, अब हमें ये चेक करना है क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। तो इसके देखो, इस 1 के ऊपर लूप है, नहीं है, 2 के ऊपर लूप है, नहीं है, 3 के ऊपर लूप है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला डायरेक्टेड ग्राफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। क्लियर? और उसके बाद इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? तो इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल होता है इसको हम डायगोनल, मेन डायगोनल कहते हैं, ये वाला जो होता है, ठीक है। इसमें सारे 0 के 0 होते हैं। ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है मैंने ब्लू से लगाई है, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे 0 होते हैं। यहां पे देखें, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसका है? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का। क्लियर? उसके बाद जो हमारे रिलेशन की 6 टाइप है उसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है जिसके अंदर अगर ए बी आ रहा है ना, देन बी ए नहीं आना चाहिए। एक बात ये समझ आ गई आपको? और एक बात और ये है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो सकता है। 2 बातें हैं। बात समझ आ गई? अब नहीं समझ आई तो हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास सेट है, इसके ये 4 रिलेशंस हैं। तो हम इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले R1 के ऊपर आते हैं। 1 1 है तो देखो ये मतलब इटसेल्फ रिलेटेड हो सकता है। इटसेल्फ रिलेटेड का मतलब 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है। 1 1 2 2 3 3 ये आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? R2 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 है तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर 2 1 नहीं होना चाहिए। तो 2 1 है इसके अंदर, देखो इसके अंदर 2 1 नहीं है, ठीक है। 2 2 है तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये इटसेल्फ रिलेटेड है। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, 3 2 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। 3 4 है तो 4 3 नहीं होना चाहिए, तो 4 3 इसके अंदर नहीं है। अब 4 1 है तो 1 4 नहीं होना चाहिए, 1 4 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक है। बात समझ आ गई? उसके बाद R 3, अब देखो 1 3 है ना, 3 1 नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो ये देखो 3 1 है, यानी कि
1 3 का ऑपोजिट इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 3 1। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ आ गई। उसके बाद R4 को देखते हैं। 1 3 3 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगेन 3 1 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ आ गई। तो हमने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड ये किया कि कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अपने आप से रिलेट कर सकता है, लेकिन अगर अपने आप से रिलेटेड के अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, उसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ कैसे होता है। इसके डायरेक्टेड ग्राफ की ये निशानी होती है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा है ना एरो, देन दूसरे पॉइंट से वापस पहले वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज अब हम ये देखते हैं कि ये वाला डायरेक्टेड ग्राफ क्या एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो 1 से 2 के ऊपर आया, देखो 2 से वापस इसके ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला 1 पॉइंट ठीक है। 2 पे आते हैं, 2 से 3 के ऊपर आ रहा है, लेकिन 3 से वापस इस 2 के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी ठीक है। 3 पे आते हैं, 3 से 1 के ऊपर जा रहा है एरो, लेकिन 1 से दोबारा 3 के ऊपर भी नहीं आ रहा है। ये वाला भी ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो एंटी सिमेट्रिक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर अगर जा रहा है तो दूसरे वाले पॉइंट से दोबारा पहले वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। बात समझ आ गई। तो ये वाला जो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, तो उसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स कैसा होता है? इसका ऐसे होता है कि जो पहली रो होती है ना, और पहला कॉलम हमेशा डिफरेंट होता है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमेशा डिफरेंट होता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमेशा डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकते। अब देखो फर्स्ट रो क्या 1 1 0 और 1 कॉलम 1 0 1 है, डिफरेंट हो गए ना। अब देखो सेकंड रो क्या 0 0 1, सेकंड कॉलम 1 0 0 है, दोनों डिफरेंट हो गए। अब 0 1 0 थर्ड कॉलम है और 1 0 0 थर्ड रो है, तो डिफरेंट होगी। कहने का मकसद है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिफरेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिफरेंट। बात समझ आ गई। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के मैट्रिक्स की निशानी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं, लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था, यानी अगर ए बी आर है देन बी ए उसके अंदर होना चाहिए। बात समझ गए हो। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये दोनों के ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो, ये हमारे पास रिलेशंस थे, तो ये येलो वाले जो टिक लगे हैं ये हमने बताया कि ये वाले दो एंटी सिमेट्रिक है, और जो क्रॉस क्रॉस है ये दोनों एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या ये वाला सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की क्या निशानी थी, दोबारा एक दफा रिवाइज करें, यानी ए बी आर है तो देन बी ए आना चाहिए। तो देखो 1 1 है ना, ठीक है, तो इसको ऑपोजिट करें 1 1 ही बनता है। 2 2 है, इसका ऑपोजिट करें यही बनता है। 3 3 है, इसका ऑपोजिट करें तो यही बनता है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है और ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसमें आते हैं 1 2, तो 2 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 2 1 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। अब ये देखते हैं 1 3 है तो 3 1 है, 2 2 2 2 इसका ऑपोजिट करें यही बनता है, 2 4 4 2 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसमें देखते हैं 1 3 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 4 2 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन ना ही एंटी सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन दोनों एंटी सिमेट्रिक ना हो ना सिमेट्रिक हो, ऐसा भी हो सकता है सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, बात समझ गए हो। तो जस्ट आपने ये वाले जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए कि ए बी है देन बी ए नहीं होना चाहिए लेकिन अपने आप से रिलेट कर सकता है, ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। सिमेट्रिक क्या ए बी है देन बी ए लाजमी होना चाहिए। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है एक एक लाइन की, ये आपने याद कर लेनी है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है रिलेशन की 6 टाइप, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बात समझ आ गई। तो ये आपने याद कर लेना है, ये आपका भूल जाएगा, मिक्स हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ। उसमें क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव। क्लियर? ये याद कर लो, ये मिक्स ना हो जाए आपका। ओके, तो उसके बाद अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना उसकी हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब आर एक सेट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, एक दफा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रियल नंबर्स के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग 0 भी इसमें आ जाता है, और इसके अंदर पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आर क्या है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उसके बाद क्या है, डिफाइन दी लेस देन और इक्वल टू ऑन आर एज फॉलोज। मतलब एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया जिसका नाम है लेस देन और इक्वल टू।
ठीक है, और इस सेट के ऊपर आर के ऊपर एज फॉलोज। अब उसने कंडीशन क्या दी है, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, मतलब इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, पहला वाला एलिमेंट एक्स, दूसरे वाला एलिमेंट वाई, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे से लेस होगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वाली चीज, इससे बस ये वाली चीज हमने पढ़ ली, ये क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ आ गई? ओके तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली बात इस तरह की होती है, प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस हो, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस वक्त तक उसका सही आंसर नहीं कर सकते जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, और जिस तरह मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसी तरह क्वेश्चन को पेपर में मैं खुद अटेम्प्ट करता होता था, इस तरह करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, एक दफा मैंने पढ़ा, मुझे कुछ कुछ समझ आया, कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो दोबारा एक दफा पढ़ता हूँ। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आर एक सेट है रियल नंबर्स का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मैंने यहां पे एक सेट लिख लिया, आर इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, -3 3 3.5 7.1 -11, यानी कि कुछ नंबर्स मैंने अपने पास लिख लिए हैं। सारे तो मैं लिख नहीं सकता, डॉट वाले नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने डॉट डॉट डाल दिया। अपनी मर्जी से मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नंबर उठा के लिख लो। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास एक सेट था रियल नंबर्स का। उसके बाद कहता है डिफाइन द लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू उस रिलेशन का नाम है, और कुछ भी नहीं इस लाइन का मतलब। आगे कहता है ऑन आर, मतलब ये जो लेस देन और इक्वल टू रिलेशन बना गया है वो इस आर सेट के ऊपर बना गया। आपको पता है जितने भी रिलेशन होते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, ये देखो जैसे ये वाले रिलेशन थे वो किसी ना किसी सेट के ऊपर बनते हैं। बात समझ आई? तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो लेस देन और इक्वल टू रिलेशन है ये इस आर के ऊपर बना है। बात समझ आई? ओके, उसके बाद फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन आर, मतलब इस आर जितने भी रियल नंबर है ना उस रिलेशन के अंदर, वो इसके अंदर से, इस सेट के अंदर से आएंगे। ठीक है, और कौन से आएंगे उस रिलेशन के अंदर? उस रिलेशन के अंदर वो वाले आएंगे ऑर्डर्ड पेयर जो कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, या तो फिर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस है। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। समझ आ गई? तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, फिर हम प्रूव करेंगे एंटी सिमेट्रिक है, फिर हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव है। तो जब तीनों रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे रिलेशन हैंस प्रूव दैट दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर अब देखो ये मैं सपोज करो ले रहा हूं तो 0 आ रहा है, 0 0 भी आना चाहिए, 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 -3 3 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, यानी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, रिलेशन का नाम क्या है? लेस देन इक्वल। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेस देन इक्वल इज इक्वल टू, इस रिलेशन के अंदर ये वाले क्या ऑर्डर पेयर आएंगे? 0,0, ठीक है, 1,1, इसके बाद 2,3, सॉरी 2,2, ठीक है, अप टू 1 इस तरह के यानी एलिमेंट्स। क्या थी रिलेशन की कंडीशन? पहला एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। ये कंडीशन है ना, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। देखो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस वक्त? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो हेंस प्रूव दैट ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर है जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं वो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसकी ये वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, हम कहेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई? ओके, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक की रिलेशन की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर है उसका ऑपोजिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर लेता हूं। क्या कंडीशन है? फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन सेकंड एलिमेंट। तो कोई एक इस रिलेशन में जो एग्जिस्ट करता है वो ऑर्डर पेयर लेता हूं, यहाँ पे 1,2 ले लेता हूं। ये 1,2 इस रिलेशन से रिलेट करता है ना, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। अगर मैं इसको उलट करूं तो, अगर मैं इसको ऑपोजिट करूं तो क्या बनता है? 2,1, ठीक है, तो ये ऑपोजिट की है। तो क्या ऑपोजिट जो किया है ये ऑर्डर पेयर बना है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये वाला जो ऑर्डर पेयर बना है ये इस कंडीशन को फॉलो करता है रिलेशन की कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट लेस देन सेकंड एलिमेंट। क्यों? 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज नॉट लेस देन 1। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि ये जो अगर हम ऑर्डर पेयर है उस इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर को हम उलट करें तो वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो एंटी सिमेट्रिक है उसकी भी यही कंडीशन थी कि जो भी ऑर्डर पेयर है उसको उलट करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है। बात समझ आ गई?
ओके उसके बाद हमने जस्ट ये प्रूफ करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए इस रिलेशन का सबसे पहले मैं कोई भी एक ऑर्डर पेयर अपने पास ले लेता हूं। तो मैं ले लेता हूं 1,2, ये एग्जिस्ट करता है ना इस रिलेशन के अंदर, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन सेकंड, तो फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूं कि ये वाला ए और ये वाला बी है, बात समझ आ गई। ओके उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हम क्या बनाएंगे, अब बी वाला होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं 2,4, ये वाला भी तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड, सेटिस्फाई कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ये वाला बी है और ये वाला सी है। अब ए और सी क्या बने, ए क्या 1 और बी सी क्या 4, तो क्या ये वाला जो बनता है 1,4, क्या ये वाला जो ऑर्डर पेयर बना है ए सी, क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन सेकंड, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, इसका मतलब ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। एक्सीलेंट, इसका मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन की ये कंडीशन होती है ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो इस तरह ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हम कहेंगे दिस रिलेशन इज प्रूव्ड एज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमने ये करना है, लेट आर बी द रिलेशन, मतलब आर एक रिलेशन है। बात समझ गए हो। सबसे पता है बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, इसलिए हम उसको सही तरह सॉल्व नहीं कर सकते। हम कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था। सबसे पहला तरीका है क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता, क्वेश्चन समझना नहीं आता, जिसकी वजह से कम मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, लेट आर बी द रिलेशन, क्या समझ आई है, आर एक रिलेशन है, समझ आ गई ना। डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स z एज फॉलोज, मतलब आर एक रिलेशन है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां पे यूं करके इसको नेक्स्ट लाइन में मैं ले आता हूं। मतलब आर एक रिलेशन है जो कि किस पे बना हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर से। फालतू वर्ड जो उनसे है मैं यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। और एक रिलेशन हो गया, z सेट ऑफ इंटीजर्स पे बना हुआ। उसके बाद फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z, मतलब ए बी जितने भी होंगे वो z से बिलोंग करते हैं। अब इसके अंदर कंडीशन उसने क्या दी है, ए आर बी का मतलब ए रिलेटेड टू बी, मतलब इसके अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर इफ, मतलब ये उसने कंडीशन दी है ए बी इज इक्वल टू ए की पावर आर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर, ठीक है। शो दैट आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाली लाइन यहां से मिटा रहा हूं कि हमने करना क्या था, हमने ये करना था कि हमने ये प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, वो मैंने मिटा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो भी मैंने मिटा दिया। उसके बाद ये ए आर बी इसने लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, ये कंडीशन है। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये बन गया है, बात समझ आई। बल्कि इसको मैं यहाँ से यूं करके मिटाता हूँ और इस कंडीशन को यहाँ पे मैं खुद लिखता हूँ, b इज इक्वल टू ए की पावर r। अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ, इतना सा क्वेश्चन है हमारा, लेट r बी द रिलेशन, मतलब r एक रिलेशन है, डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z पे डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। उसके बाद कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू z, मतलब कि इस मतलब ऑर्डर रिलेशन के अंदर, इस आर रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसमें ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। और अगर एक्स वाई लिखा है तो एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, वाई सेकंड एलिमेंट है, बात समझ गए ना। ओके तो अब उसने कंडीशन क्या दी है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा ए कुछ भी हो सकता है, इसमें से ए और बी देखो दोनों उसने वैल्यू यहाँ पे दी है, ए कुछ भी हो सकता है इस सेट में से, जेड में से। जो बी की उसने कंडीशन दी है वो ये कहता है कि ए की पावर आर होगी, और आर क्या है उसने वो भी आपको क्वेश्चन में बता दिया कि कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो सबसे पहले अब हमने इसको करना क्या, हमने ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। उसके लिए हमने प्रूव कर दिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, वो मतलब इस रिलेशन के अंदर आने चाहिए। तो ये जो उसने कंडीशन दी है हम वो लिख के देखेंगे क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 0,
ठीक है, a 0 है तो b क्या बनेगा, और r क्या ले लेता हूं यहां से मैं, r इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, क्योंकि उसने कहा था r कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो a मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं जो उसने कंडीशन दी है, b इज इक्वल टू a की पावर r, तो b किसके इक्वल आएगा, a क्या है मेरे पास 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, और r क्या है मेरे पास 1, तो b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0, तो इससे मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या आया 0,0, ये पहला ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को चेंज करते हैं, ए की उसने कहा था ए जी में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 0 मैंने ले लिया, 1 लेता हूँ यहाँ से, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 ही है, तो बी क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए क्या है 1, तो यहाँ से मैं 1 ले लेता हूँ, आर की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या आया, ए क्या है 1 और बी क्या है, ये भी 1 है। तो आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट ए होता है, सेकंड वाला एलिमेंट बी होता है, क्लियर। ओके, तो ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम एक और करते हैं यहाँ से, अभी मैंने इसकी वैल्यू क्या ली थी, ए की 1 ली थी ना, यहाँ से अब मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू 2 ली, तो बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 2 पुट की, आर की क्या वैल्यू ली हुई है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरे पास क्या नया ऑर्डर पेयर बना, ए 2 है और बी क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,2। बात समझ आ गई है ना आपको ये। अब या इन ऑर्डर पेयर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 0 के रिलेटेड भी एलिमेंट है, 1 के रिलेटेड भी है, 2 के रिलेटेड भी है, अगर हम बनाते जाए ना 3 का भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यही कंडीशन होती है कि इसके अंदर 0 भी आए, 1 भी आए, 2 भी आए, -3 भी आए, -3 भी आए, यानी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। ओके, उसके बाद हम इस सारे को यहाँ से मिटाते हैं और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने अब ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन आपको पता है, अगर 1 2 है देन 2 1 नहीं होना चाहिए, यानी ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या लूँ यहाँ से, ए लेट सपोज मैं 1 ले लेता हूँ और बी आर को मैं लेट सपोज 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं बी की क्या वैल्यू आती है, बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है 2, तो बी की वैल्यू क्या आई यहाँ पे क्या है 1, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बना 1,1, ए 1 था और बी भी 1 था। बात समझ आ गई। ओके, हम इसको मिटाते हैं। अब ये देखो 1,1, इसका उलट करें तो 1,1 ही बनता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन पता है, ईच एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू ईच सेल्फ, ये हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, आर की वैल्यू भी 2 लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू भी 2 लेता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और आर की वैल्यू क्या है 2, तो बी क्या किसके इक्वल आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 आई है, तो नया मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा यहाँ पे 2,4। बात समझिए ना, नया ऑर्डर पेयर क्या बना 2,4। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसका उलट करें क्या बनता है 4,2। अब हमें यह चेक करना है कि क्या 4,2 इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता हुआ तो ये रिलेशन जो होगा वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, अगर नहीं करता होगा तो हम कहेंगे रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। मैं इसको यहां से मिटाता हूं। अब देखो क्या रिलेशन है 4,2, तो ए की क्या वैल्यू है 4, ठीक है, ये वाला ए होता है ना फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट बी जो सा होता है वो बी होता है, तो क्या रिलेशन की वैल्यू है 4, तो यहां से मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको कि ए की वैल्यू मेरे पास 4 है। अब देखते हैं कि बी की क्या वैल्यू आती है। ओके, तो यहाँ b इज इक्वल टू ए की पावर क्या है यहाँ पे 4 और r की वैल्यू क्या है 2। लेट सपोज मैं r की वैल्यू यहाँ पे 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है, आप 2 भी ले सकते हैं। b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब a 4 होगा तो b क्या होगा, b भी 4 होगा, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन कौन सा आया, जब a 4 होगा तो b भी 4 ही है, क्लियर है ना बात। तो ये वाला जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो r की वैल्यू 1 ली थी ना, लेट सपोज मैं r की वैल्यू यहाँ पे क्या करता हूँ, r की वैल्यू मैं यहाँ से 2 ली है, यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16। तो फिर मेरे पास आगे क्या आ रहा है, अगर a 4 है तो b 16 होगा, यानी कि ये वाला जो रिलेशन, ये वाला जो ऑर्डर पेयर आ रहा है 4 2, इसका उलट करें वो नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर पेयर का ऑपोजिट उसके अंदर नहीं आ रहा, इट मींस दैट कि दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। यू गॉट इट।
ओके उसके बाद हमने ये प्रूफ करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए ए की वैल्यू लेट्स सपोज हम 2 ले लेते हैं, आर की भी वैल्यू हम 2 ही ले लेते हैं। मैं 2 छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो कम्प्लेक्स ना हो जाए, बड़े नंबर से पावर ज़्यादा आ जाएगी, 3 की पावर 3 करेंगे तो वो क्यूब में चला जाता है, स्केयर लेना ईजी होता है, इसलिए मैं आर की वैल्यू कम ले रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज आप कुछ भी ले सकते हैं आर की वैल्यू, क्योंकि उसने कहा है कि आर इज अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। ओके तो बी की क्या वैल्यू आएगी, हमने ए को क्या लिया है 2, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, और आर की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या बना, जब ए की वैल्यू 2 होगी तो बी क्या होगा 4 होगा। तो ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी। बात समझ गए हो? ओके तो ये मेरे पास बना ए बी। तो ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन रिलेशन के लिए आपको पता है क्या होता है, ए बी और बी सी चाहिए होता है। तो बी मेरे पास क्या है यहाँ पे ये 4, और ए यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो अब मुझे इसके लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा। यानी जब ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैंने अभी ए की वैल्यू रखी यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से इस ऑर्डर पेयर के लिए बी की क्या वैल्यू आती है। अब आपको पता है पहले वाला ए होता है ना और सेकंड वाला बी होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 4, देखो यहाँ पे 4 ली हुई है ना, तो ये 4 और r की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। समझ आ गई बात आपको? ओके तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए बी आ गया, हम कहते हैं ये बी और ये वाला सी आ गया। ठीक है, ए बी बी सी भी मिल गया। अब ए क्या है 2 और सी क्या है 16, तो हमने जस्ट अब ये चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है 2,16 ये ए था, और ए बी बी सी और ए सी ए और ये वाला सी, तो ये वाला भी इससे बनना चाहिए। यानी जब ए की वैल्यू 2 हो तो बी जो है वो 16 होना चाहिए, दूसरे वाला जो एलिमेंट है वो 16 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 2, ए की वैल्यू है 2, ठीक है, तो हम लिखते हैं b इज इक्वल टू, अब मुझे देखना पड़ेगा r की क्या वैल्यू मैं रखूं यहाँ पे कि वो 16 आए। तो a मेरे पास क्या है 2, ठीक है, और b में कोई भी r कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 16 चाहिए ना, तो 2 की पावर में 16 आता है 4 ज़्यादा आता है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और यहाँ से मैं r की वैल्यू 4 रखता हूँ। तो ये मैंने r की वैल्यू 4 रखी, b इज इक्वल टू 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो ये 16 आ गया। तो यस, अब मैंने जब a को 2 रखा और b की वैल्यू क्या आई 16, तो a को a2 और b 16, इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर a b भी आ रहा है, b c भी आ रहा है और a c भी आ रहा है। देन दिस relation is transitive, so we can say that this relation is reflexive, antisymmetric and transitive, so hence prove that this relation is partial order relation. You got it? So that's it for this lecture। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा ये लेक्चर अपने सब फ्रेंड्स क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें। और बस अल्लाह हाफिज़।